जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छा होंगे। हम लोग इस वर्ष 2026 में जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें क्लास 12th की अंग्रेजी विषय की तैयारी कर रहे हैं और मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं और ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं बहुविकल्पी जो किताब से संबंधित है और इस बार परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। किताब से कुल 40 प्रश्न आते हैं और कुल 100 ऑब्जेक्टिव से आपको 50 प्रश्न करने होते हैं। तो 40 से मेरा टारगेट है कि 35 से अधिक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं सेट नंबर 6 करा रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज वन, जो आपकी रचना है आपकी किताब में। अ चाइल्ड इज वन एक्सप्लोर्स द कल्चरल पिक्युलरिटीज ऑफ। अ चाइल्ड इज वन जो आपके लेसन है ना, एक्सप्लोर्स मतलब एक्सप्लोर का मतलब बताने के सेंस में आएगा, बताता है, संदर्भित करता है द कल्चरल पिक्युलरिटीज ऑफ, कहाँ के जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती है ना, किन देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अ चाइल्ड इज वन में बताया जाता है। तो अ चाइल्ड इज वन में द ईस्ट एंड द वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता के बारे में और पूर्वी सभ्यता के बारे में। पूर्वी सभ्यता में कैसे बच्चों को पाला ओला जाता है या किस प्रकार से जन्म होता है तो क्या क्या होता है, पश्चिमी सभ्यता में कैसे होता है, उन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है इन अ मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वेरल बिटवीन लोमो एंड नटालिया। कह रहा है कि मैरिज प्रपोजल जो आपकी रचना है, कह रहा है कि उसमें व्हाट इज द मेन कॉज, मुख्य कारण क्या है ऑफ क्वेरल, झगड़ा का मुख्य कारण क्या है बिटवीन लोमो एंड नटालिया। दो करेक्टर उसमें दिए हुए हैं, लोमो और नटालिया, और भी करेक्टर है। यहाँ लोमो और नटालिया के बारे में कहा जा रहा है लोमो और नटालिया के बीच में किस बात के लेके झगड़ा होता है जो मैरिज प्रपोजल में बताया गया है। तो दोनों के बीच में लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स होता है। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन होता है, और ओनरशिप मतलब मालिकाना, और डिस्प्यूट मतलब विवाद। मतलब लोमो और नटालिया में अब मैरिज प्रपोजल में किस बात के लिए झगड़ा दिखाया गया है कि दोनों के बीच में कि जमीन का मालिकाना हक के लिए कि कौन मालिक है, इसलिए झगड़ा होता है। किसके बीच में, लोमो और नटालिया। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ये आपका टर्म दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो कह रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती समतुल्य होते हैं फॉर सिविलाइजेशन में, सभ्यता के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट। आपकी किताब में भी दिया हुआ है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उपकरणों का आविष्कार नहीं किए। बिकॉज, क्योंकि हमारे पूर्वज मशीन के उपकरणों का, मशीनों का आविष्कार नहीं किए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। स्लेव मतलब गुलाम होता है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर महात्मा गांधी है। ए लाइन कि हमारे पूर्वज जानते थे कि हम लोग मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किया कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे मशीनों का। आजकल वही हो रहा है, धीरे धीरे लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे मोबाइल क्या है, एक मशीन है, उसका गुलाम लोग धीरे धीरे बन ही गए हैं। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल। हमारे पूर्वज, देखिए अब लगातार मैं क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन से कुछ बता दूंगा, फिर भारत इज माई होम से बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा थोड़ा करके इधर बता दूंगा। उधर तो मिंगल बताया था, सभी लेसन से मिला मिला के दे रहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इधर मैं लगातार दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक लेसन से लगातार मैं आपको बता देता हूं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। ठीक है, फोर फादर्स का मतलब भी पूर्वज होता है, एंसेस्टर्स का मतलब भी पूर्वज होता है। ठीक है, तो आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे पूर्वज आनंदित हुए, प्रफुल्ल हुए, खुश रहे। ठीक है ना, उसका इंजॉय डैश रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होम रूल। मतलब हमारे पूर्वज घरों में ही रहे। ज्यादातर आप देखें पहले गांव होते थे, अब धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। यहाँ पे होम सही हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल। कहिएगा टू होम रूल भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के रूलर्स कौन थे। रूलर मतलब शासक, कौन थे, तो फराहोज। फराहो मतलब वहां के राजा के सेंस में आता है। ठीक है, तो फराहो कहाँ के शासक थे, इजिप्ट के।
याद रखिएगा, फाराओस कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के, एंशिएंट इजिप्ट के शासक थे। 7 नंबर प्रश्न है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? इस लाइन को समझिए। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है ना। इसको समझिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सभी चीजों को, सबको ऑब्जर्व करते हुए, ध्यान देते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसुएडेड अस, हम लोगों को रोक दिया। डिसुएड मतलब मना करना, रोक देना, हम लोगों को रोक दिए फ्रॉम लग्जरीज, के विलासिता के जीवन से, एंड प्लेजर्स, और सुख के जीवन से क्या बोलते हैं? दूर रहो। मतलब सब चीज का अनुभव लेकर क्या किया हमारे पूर्वजों ने? हम लोगों को विलासिता और सुख का जीवन बिताने से रोक दिए। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। 8 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ, क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है, इस लाइक बिल्कुल सत्य बात है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वह आधुनिक जो सभ्यता है ना, क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा जाता है, प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये भौतिक वस्तुओं की पूजा है। आप आधुनिक, जो हम लोग अभी आधुनिक सभ्यता में रह रहे हैं ना, आधुनिक सभ्यता में देखिए वस्तुओं को सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाता है। मतलब वस्तु भोगी संसार हो गया है। उसी पे वस्तु भोगी मतलब क्या? ज्यादातर मानव को महत्व देने के बजाय लोग वस्तुओं को, सामानों को ज्यादा क्या बोलते हैं? महत्व देना है कि मोबाइल है, मेरा है, टूट ना जाए। भले क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं, मोबाइल गिर ना जाए, एक्सीडेंट भले हो जाए, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू मतलब से संबंधित होना। एटिक सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? तो एटिक सिविलाइजेशन संबंधित है ग्रीस से। कई बार प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। एटिक सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है भैया। ग्रीस में फली फूली उपजी। 10 नंबर प्रश्न है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर एंसेस्टर मतलब पूर्वज। तो हमारे पूर्वज लोग क्या किए? देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर पहले लेते हैं, ये बीच में डाल दिया है। देयरफॉर इसलिए आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट मतलब एक सीमांकन करना, रेखा खींचना कि भाई ये आपकी लिमिट है। एक रेखा खींच दिए, एक दायरा बना दिए टू आवर, हम लोगों के लिए, क्या करने के लिए? टू आवर इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंस का मतलब होता है घुल मिल जाना, उसी में समाहित हो जाना, ठीक है। तो मतलब कहां तक हम किसमें लीन हो जाएं, उसकी भी एक क्या बोलते हैं कि सीमा उन्होंने तय की। आजकल देखिए ना, बच्चे गेम खेल रहे हैं, उन्हीं में लीन हो जा रहे हैं। तो उसका एक सीमा होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए कि कितना आप खेलिए, कितने घंटे खेलिए। नहीं तो कई लोग देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो पबजी खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने एक सीमा तय कर दिया कि कितना लीन रहना है, मतलब आधुनिक समाज में भौतिकतावाद को कितना महत्व देना है। 11 नंबर प्रश्न है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो यूरोपियन सभ्यता है, उसका अर्थ होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूइन फॉर इंडिया। रूइन मतलब बर्बादी होता है। मतलब अगर यूरोपीय सभ्यता का अनुकरण किया गया भारत में, लोग अगर उसी को अपनाने लगे तो भारत क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। और आजकल देखिए ज्यादातर पश्चिमी सभ्यता को कॉपी किया जा रहा है। वैसे ही लोग देखिए, फास्ट फूड कितना बिक रहा है, ये अपनी सभ्यता का नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता का देन है। और यहाँ पे लोग कितना कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी चीजें कीजिए, लेकिन वही कीजिए जिससे आपको हानि ना हो। फास्ट फूड से कितना हानि होता है, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। 12 नंबर प्रश्न है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। कहा जा रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, टीच का टॉट हो गया, क्या सभ्यता हमें सिखाया है, बताया है, टू बी मोर ज्यादा बनने के लिए, क्या? फ्रेंडली, मित्रवत, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। मतलब एक दूसरे की तरफ क्या बोलते हैं कि सभ्यता ने हम लोगों का क्या किया है? मित्रवत व्यवहार रखने के लिए सिखाया है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक ऑन। फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है, ठीक है। तो गांधी जी डाइड, गांधी जी की मृत्यु हो गई एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक ऑन, कट्टरपंथी के हाथों। कब मृत्यु हुई थी? 23 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी गांधी जी को। कई बार प्रश्न पूछा है, इसे याद रखने की जरूरत है।
14 नंबर प्रश्न है, द सेंटेंस, वाक्य जो है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो ये जो लाइन है लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। थोड़ा सा समझिए इसको तभी आपको याद रहेगा। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विश मतलब भेद निकालना होता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप गुण बता सकते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता का जो भेद निकालने वाला एक गुण है ना, इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, वो हमारा इंडिफिनिट मतलब अनंत होता है, वो हमारा, वो क्या है, अनंत क्या बोलते हैं, बहुलता है ऑफ वांट, इच्छा का। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक ऐसी चीज है ना जिसमें लोगों को इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही है, मरती जा रही है। जैसे मोबाइल आप देख रहे हैं तो देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व, इवॉल्व मतलब विकसित करना, कि सभ्यता जो भारत में विकसित हुई है इज नॉट टू बी बिटन, उसे पराजित नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, विश्व में, इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो भाई सभ्यता की बात किसमें करेगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि जिस सभ्यता का भारत में विकास हुआ है, इवोल्व मतलब विकास करना, डेवलप होता है, विकास हुआ है, उसे विश्व में कहीं पराजित नहीं किया जा सकता है। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। कैसे आप देखिएगा, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन, ज्यादातर सिविलाइजेशन की बात जहां पे होती है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही वो लाइन होगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है, ऐसे पूछ देगा, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है अचल, अटल, जिसे आदमी हिला ना सके, ठीक है ना। तो भारत अटल बना रहता है, एंड दैट इज हर, हर लिख के ऐसे डैश कर देगा और नीचे कई सारा विकल्प देगा जिसमें ग्लोरी लिखेगा। तो ये भी याद रखिएगा, भारत अटल बना हुआ है और वही उसकी क्या है, शान है, ग्लोरी मतलब शान, ठीक है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियाज ग्लोरी भारत की शान है, इज दैट इट इज क्या है, इमूवेबल। अभी ऊपर पढ़े है ना क्या, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर ग्लोरी, इंडिया अटल बना हुआ है, यही उसकी क्या है, शान है। उसी से प्रश्न एक पूछ रहा है, इंडियाज ग्लोरी, भारत की शान क्या है, इज दैट इट इज इमूवेबल या अटल है, मतलब इसको विनाश नहीं किया जा सका। इसके साथ बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी विद्यमान है और मौजूद है। 18 नंबर प्रश्न है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। ये जो लाइन है ना कि द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है ना उसी में बह जाना, ठीक है। इन आवर पैशंस, पैशन मतलब तीव्र इच्छाएं, जितना अधिक हम लोग अपने तीव्र इच्छाओं में लीन हो जाते हैं, बह जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब अनियंत्रित, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतनी ही अनियंत्रित हो जाती है। देखिएगा, अपनी इच्छाओं में ज्यादा बहते जाता है, वो इच्छाएं और अनियंत्रित होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, ठीक है ना। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, इन नो सिविलाइजेशन किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन सभी व्यक्तियों ने क्या किया, अटेंड प्राप्त किया है क्या, परफेक्शन पूर्णता को। ऐसी कोई सभ्यता है जिसमें सभी व्यक्ति पूर्ण हो जाए, एकदम ज्ञानवान हो जाए, सब चीज अच्छे से करने लगे? बिल्कुल नहीं। तो वही कहा जा रहा है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी भी सभ्यता में सभी व्यक्तियों ने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। जहां वेस्टर्न की बात आ रही है, आप समझिए वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। कह रहे हैं, गांधी जी कहते हैं, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूं, टू द बेस्ट सबसे बेहतरीन के लिए, फॉर मेनी ए थिंग कई सारी चीजों के लिए, आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर मैं पश्चिमी साहित्य से सीखा हूं। गांधी जी बोलते हैं कि मैं पश्चिमी साहित्य से बहुत सारी चीजें जो मैं सीखा हूं, अब बेहतरीन चीजें, उसके लिए मैं आभारी हूं।
ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो आज मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया और आज मैं छठा सेट कराया हूँ, और ऐसे ही पहले मैं 5 सेट करा चुका हूँ, और मैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ जो इस साल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप रोज वीडियो देखते रहिए और कई बार देखिए, अपने मित्र को भी सजेस्ट कीजिए देखने के लिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो होती है, मुझे लिख के बनानी पड़ती है, बट आपके लिए सात खुद माफ। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, पढ़ाई हो रही होगी, क्योंकि परीक्षा चंद दिन बचे हुए हैं और वही चीजें मटेरियल में दे रहा हूं जो चंद दिनों में आपके लिए, क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा काम करेगा। ठीक है, ये बोलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।